let us start with this search and status report. Okay, now I don't know whether how many of you has experienced this practical life of this company secretaryship. कुछ लोगों ने शायद इंटर्नशिप किया हो या कुछ लोगों ने जॉब वगैरह स्टार्ट किया हो रिलेटेड टू दिस, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है. नॉट अबाउट दिस सर्च एंड स्टेटस बट अबाउट द एमसीए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. क्योंकि अगर मैं सर्च एंड स्टेटस का बात कर रहा हूं ना, तो सर्च एंड स्टेटस दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सर्च मतलब क्या, छानबीन करना. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट. मैंने सर्च किया मतलब मैं कुछ चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, एंड उस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स, मतलब उस इन्वेस्टिगेशन से मुझे क्या पता चला कि वेदर कंपनी कंप्लायंस में है कि क्या कंपनी डिफॉल्ट में है, जो भी है, दैट इज गोइंग टू बी माय स्टेटस रिपोर्ट. क्या फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट कंप्लाइड, तो उसको मैं नोट डाउन करूंगा. दिस इज द वे हाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड. ओके, नाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, राइट, तो मैं शायद सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इन डेप्थ ना बनाऊं, बट मैं एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन शायद कंडक्ट करूं. इन्वेस्टमेंट मतलब मैं कोई 10-15 हजार के शेयर्स की बात नहीं कर रहा. ओके, आई एम गोइंग टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी, राइट. तो इट इज अ बेसिक थिंग कि मुझे उस कंपनी के बारे में पहले कंप्लीट डिटेल जानना जरूरी है. लाइक फॉर एग्जांपल एक्विजिशंस, व्हेन वन कंपनी अक्वायर्स अनदर कंपनी, डेफिनेटली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है. बट तुम सोचो, अगर कंपनी ए कंपनी बी को खरीद लेता है बट कंपनी बी के बारे में कोई रिसर्च ही नहीं करता, तो वो तो एक बोलते ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल डील फॉर ए लिमिटेड. इसीलिए एक बेसिक सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट जानना जरूरी हो जाता है. नाउ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इज मच मोर इनटू द डेट्स और लोन्स टेकन बाय द कंपनी. ओके, कंपनी का क्रेडिट साइड का जो स्टेटमेंट है वो कितना हैवी है, कंपनी के ऊपर कितना लायबिलिटीज है, वो कितना है, वो सब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि मान के चलो अगर कंपनी के ऊपर दुनिया भर का लायबिलिटीज है और मैंने पैसा लगाना है, तो हो सकता है कि कंपनी जो कमा रहा है वो तो शायद पहले लायबिलिटीज में ही क्लियर हो जाए. मुझे कब कमाने मिलेगा एज एन इन्वेस्टर, व्हेन आई विल अर्न. ओके, तो ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू बी detailed, and for that detail a search and status report is conducted. A search is conducted, and based on that a status report is prepared. Okay, now let us start with the introduction first. क्या बोला गया इंट्रोडक्शन में, देखो, search and status report, right, helps the lenders. If you see the very first line word दिखा है lenders मतलब क्या, जो कंपनी को पैसा लेंड करने वाले. अगर वही तो मैं बोल रहा था, मैं इन्वेस्टर का एग्जांपल ले रहा था. लेट अस अज्यूम कि अभी ये लेंडर का बात हो रहा है कि भाई अगर मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं तो उसका एबिलिटी है क्या मुझे लौटाने का, बिकॉज इट इज लेंडिंग. तो सबसे पहला मैं एक चीज सोचूंगा कि भाई एट द मैच्योरिटी और एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, क्या मुझे मेरा पैसा जितना मैंने लेंड किया है वो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा विद इंटरेस्ट. दैट इज द मेन कंसर्न विच आई विल थिंक ऑफ, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाया जाता है. तो सी, search and status report helps to assess the exact position of the company in terms of compliance and standing in terms of loan service history. Now दो वर्ड है यहाँ पे, एक वर्ड है तुम लोग का compliance, दूसरा वर्ड है तुम लोग का loan service history. ये दोनों अलग अलग वर्ड है. compliance as I said कि कंपनी ने सब टाइम टू टाइम फाइलिंग किया है कि नहीं किया है. Now talking about loan, right, talking about loan, तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लगता है. तो कंपनी ने लास्ट मतलब जो भी प्रीवियस लोन्स लिए होंगे उसके रिलेटेड कंप्लायंसेस फॉलो किए थे कि नहीं किए थे. जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट लोन हो उसका. सी फर्स्ट लोन है तो फिर ये पॉइंट इग्नोर करना पड़ेगा. बट इफ सपोज कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स एंड आज मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं, तो मैं एक चीज डेफिनेटली चेक करूंगा कि क्या ये कंपनी ने कहीं पहले लोन लिया था. चलो अगर लिया था तो क्या टाइम पे रीपे किया था, डिफॉल्ट हुआ था, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं जानने के लिए सर्च कंडक्ट करूंगा. एंड दिस सर्च इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू कंडक्ट. खाली एमसीए के वेबसाइट पे जाने का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे तुम जब मास्टर डेटा, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड एज कंपनी मास्टर डेटा, वो मास्टर डेटा में जाओगे ना, तो आफ्टर ऑल द डिटेल्स द लास्ट कॉलम व्हाट इट इज प्रोवाइडेड इज अबाउट चार्जेस मतलब द लोन्स टेकन बाय द कंपनी, एंड सब अमाउंट होता है, वेदर लोन क्लोज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एक्टिव है कि नहीं है,
लोन मॉडिफाई किया गया था कि नहीं किया गया था. ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन इन द एमसीए वेबसाइट इटसेल्फ. एंड अगर तुम्हें लगता है कि अरे यार ये लोन में कुछ गड़बड़ है, तो सीधा उसका पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तुम लोग व्यू कर सकते हो. देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल कि यू कैन व्यू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट कंपनी. एमसीए के वेबसाइट पे जाने का, नॉमिनल अमाउंट होता है पर कंपनी 100 रुपीज, 100 रुपया भरना होता है. एंड वो 100 रुपया भरने पे तुमको उस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब अब तक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके ऑन टुडेज डेट कंपनी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी फॉर्म्स फाइल किए हैं, ऑल दैट कैन बी असेस्ड बाय यू. राइट. तो तुमको लगा कि हाँ ये सपोज 2012 का एक लोन है, उसको मुझे प्रॉपरली स्टडी करना है क्योंकि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो तुम उस 2012 के लोन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो क्या थे टर्म्स एंड कंडीशंस, क्यों मॉडिफिकेशन हुआ गया था, वगैरह वगैरह. राइट. तो ये था कंप्लायंस के रिलेटेड पार्ट. एंड नेक्स्ट इज द लोन सर्विस हिस्ट्री. इसको भी मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया. लोन सर्विस हिस्ट्री कि वही कि प्रीवियस लोन्स था, वो लोन को इस पर्टिकुलर कंपनी ने किस तरह सेटल किया, टाइम पे रीपेमेंट किया था कि नहीं किया था, इंटरेस्ट प्रॉपरली पे किया था कि नहीं किया था. ऑल दिस थिंग्स आर टू बी चेक्ड. तो दैट इज व्हाई दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते अभी. थ्रू दिस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, ओके, lenders get to know the details of charges created. आ गया पॉइंट, चार्जेस क्रिएटेड. नाउ अगेन तुम लोग ने कंपनी लॉ में चार्जेस तो पढ़ा ही है. राइट. एवरीबडी, अभी तुम लोग प्रोफेशनल में हो तो डेफिनेटली इन कंपनीज एक्ट तुमने चार्जेस पढ़ा है. चार्जेस इज नथिंग बट आई ऑलवेज से इट इज अ प्रोसेस. इसको मैं वन वर्ड में डिफाइन नहीं करूंगा कि चार्जेस मींस ये. चार्ज एक प्रोसेस होता है कि जब कंपनी पैसा बोरो करती है, बदले में सिक्योरिटी देती है, तो चार्ज रजिस्टर किया जाता है. राइट. चार्ज रजिस्टर किया जाता है विद द आरओसी. उसके जो भी रिस्पेक्टिव ई फॉर्म्स है वो भरने होते हैं आरओसी में. ऑल दैट. तो सबसे पहले तो चार्जेस क्रिएटेड के बारे में पता चल जाएगा. ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड द अटेंडेंट कंप्लायंसेस एंड रजिस्ट्रेशन स्टेटस विद द आरओसी, forcing where the company would stand if it goes into liquidation at that particular point also becomes easy. ये अभी liquidation का point क्यों आया? क्योंकि अगर मैं कंपनी के चार्जेस को असेस कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं कंपनी की बोरोइंग्स को असेस कर रहा हूं. अगर मैं कंपनी की बोरोइंग्स को असेस कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं ये सोचूंगा कि क्या कंपनी के पास इतना सफिशिएंट एसेट्स है कि वो अपना पैसा रीपे कर पाएगा. अगर मुझे लगता है कि हाँ भाई इसके पास एसेट्स अच्छा खासा है, ये फिलहाल लुकिंग एट द करंट स्टेटस लिक्विडेशन में जाने का कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा. एंड कॉमन सेंस है ना कि एक कंपनी अगर अच्छा प्रोग्रेस कर रही है एंड उसका लायबिलिटीज है तो क्या फर्क पड़ता है, इट इज नॉट गोइंग टू लिक्विडेट, क्योंकि कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा अगर वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो. हाँ, प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा कि जब एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा दिख रहा है, रिसीवेबल्स कम है, पेबल ज्यादा है, तभी प्रॉब्लम होगा. एंड दैट इज व्हाई जब सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट किया जाता है तो हम लोग ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कंपनी नियर फ्यूचर में लिक्विडेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है. सी अगेन दिस इज समथिंग कंटिंजेंट. ये अगर मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है नहीं हो सकता है, नोबडी नोज. इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं. लाइक द वे बजट्स आर क्रिएटेड, प्रोजेक्शन बोला जाता है कि हाँ यहाँ पे इतना इनकम आने का हम लोग ने एक्सपेक्ट किया हुआ है, दिस विल बी द प्लान विच वी विल प्रोग्रेस. बट वो होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम पे ही पता चलेगा. बट लुकिंग एट द करंट स्टेटस, क्या कंपनी इंसॉल्वेंट होगा? नहीं. नाउ इसके साथ एक और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट इज नथिंग बट तुमने सेबी में सुना होगा, दैट इज द वर्ड क्रेडिट रेटिंग. ओके. नाउ क्रेडिट रेटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑलराइट. क्यों? क्योंकि एज अ लेंडर क्रेडिट रेटिंग के थ्रू भी तुम्हें पता चलेगा कि भाई कंपनी का रीपेमेंट कैपेसिटी कैसा है. गेटिंग इट? भले यहां पे अपने को ये वाले चैप्टर में क्रेडिट रेटिंग वर्ड कहीं पे मिलने नहीं वाला, बट वी कैन रिलेट दिस. क्योंकि अगर मैं सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना रहा हूं, ठीक है चलो रिपोर्ट तो मैंने बना लिया, लेकिन अगर उस कंपनी का मेरे पास क्रेडिट रेटिंग भी आता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी कि वेदर इस कंपनी को मुझे पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. ये फाइंड आउट करने में सीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड क्रेडिट रेटिंग तुमको पता ही होगा, कंपनी खुद तो देता नहीं अपने आप को. देयर आर वेरियस एजेंसीज, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिसिल होता है, केयर है, आइक्रा है, फिच इंडिया है, वेरियस एजेंसीज आर देयर. वो लोग पूरा एनालाइज करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, एंड बेस्ड ऑन दैट फाइनेंशियल्स, बेस्ड ऑन देयर डिस्कशंस, दे गिव द रेटिंग.
एन्युअली ये रेटिंग दिया जाता है हर साल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार जो रेटिंग दिया वो लाइफ टाइम तक रहेगा, नहीं, कभी रेटिंग नीचे भी जा सकता है, कभी रेटिंग ऊपर भी जा सकता है। ऑलराइट, तो दैट वाज द बेसिक पार्ट अबाउट दिस फर्स्ट थिंग। सेकंड, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बोला गया है। इट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ओके, नाउ सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 77 आने वाला है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी समथिंग अबाउट चार्ज, not full chapter about charge but something about charge, and that is related to registration. Okay, चार्ज अगर क्रिएट होता है तो रजिस्टर कैसे करना है, व्हाट आर द फॉर्म्स यू नीड टू फाइल, ये दो तीन चीजें अपने को इस चैप्टर में देखनी है, राइट। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलो लोन तो लिया कंपनी ने, बोरो किया पैसा, एसेट सिक्योरिटाइज किया, लेकिन कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, राइट। देन द चार्ज इज टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी एंड वंस इट गेट्स रजिस्टर्ड, आरओसी तुमको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट, एंड वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि भाई चार्ज इज बीइंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एज अ प्रूफ तुम्हारे पास कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए ना कि यस फॉलोइंग वाज द फॉर्म फाइल्ड बाय द कंपनी, एंड ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। कि अगर वो सर्टिफिकेट अपने हाथ में आ गया, दैट मींस एज अ लेंडर आई विल बी सेटिस्फाइड कि यस चार्ज इज नाउ रजिस्टर्ड। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो बोरोवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच बोलूं, चार्ज अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है ना तो लेंडर का हार्ट बीट बढ़ता रहता है, बोरोवर तो उल्टे का चैन का सांस लेगा, सच बोलूं। देखो बोरोवर कौन है यहाँ पे, कंपनी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज। सपोज मैं लेंडर, तुम कंपनी हो, ठीक है, मैंने तुमको पैसा दिया, तुमने मुझे सिक्योरिटी दिया, वो जो लोन का नॉर्मल टर्म्स होता है, बट जो रजिस्ट्रेशन करना था ना वो मैं नहीं करने वाला, वो तुम्हारा ड्यूटी है। तुमने अगर रजिस्टर नहीं किया ना तो मेरा हार्ट बीट बढ़ने वाला है, क्यों, क्योंकि देयर इज सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। वो क्या कॉन्सिक्वेंस है वो हम लोग देखने वाले, बिकॉज दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर में हम लोग चार्जेस के रिलेटेड काफी कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, नाउ whenever a charge is created on a property of the company against any borrowings of the company, the same is duly recorded by MCA and posted on its website. It acts as a red herring for any prospective acquirer of such property. Red herring, ये वर्ड तुमने किधर सुना है भाई, याद कराओ मुझे, ये रेड हेरिंग वर्ड किधर सुना है। बी इंटरएक्टिव, पार्टिसिपेट, चैट करने का, मैं तुम लोग जो भी है, रेड हेरिंग वर्ड कहां पे सुना है। यस, वेरी गुड हर्ष, इट इज द प्रोस्पेक्टस। तुमको याद हो ना, वो दोज हु आर माय स्टूडेंट्स, में हमेशा बोलता था कि रेड हेरिंग इज अ प्रोस्पेक्टस, जिसमें तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पे आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देते हो। आई यूज दिस वर्ड, आधा अधूरा। इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोस्पेक्टस, राइट, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं है, इट इज जस्ट एन इनकम्प्लीट डेटा। यस, हु सेड दैट, यस कौशल, इट इज इनकम्प्लीट डेटा, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने बिकने वाले वो नहीं पता, देन मुझे नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द शेयर, क्योंकि प्राइस बैंड होता है, रेंज होता है, मतलब 100 से लेके 120, बिडिंग वगैरह होता है, ये सब तुमने एग्जीक्यूटिव में देखा है। तो वैसा ही ये वर्ड यहाँ पर है, रेड हेरिंग। सी, इट एक्ट्स एज अ रेड हेरिंग फॉर एनी प्रोस्पेक्टिव एक्वायरर ऑफ सच प्रॉपर्टी। भाई कि अगर तू इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है ना तो याद रख, ये प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है। जैसे कि एज अ कंपनी जब तुम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करते हो तो तुम इन्वेस्टर को बताते हो कि इसका प्राइस अभी तक फिक्स नहीं है, बिडिंग होगा एंड देन उसके बाद प्राइस फिक्स होगा। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। बट ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पे रिलेट नहीं करना है, यहाँ पे अपने को रेड हेरिंग को रिलेट करना है चार्ज के साथ, राइट। तो देखो, अगर सपोज मैंने लाइक फॉर एग्जांपल एज अ कंपनी मैंने ये मोबाइल दिया सिक्योरिटी में, ठीक है, तो अगर ये मोबाइल मैंने एज अ सिक्योरिटी दिया है, मतलब इस मोबाइल के ऊपर चार्ज क्रिएट हो गया। नाउ अगर तुम में से कोई एक ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो तुम मुझे बोलो, क्या तुम डायरेक्टली खरीद सकते हो? डू यू थिंक सो? कैन यू परचेज दिस प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? कैन यू परचेज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली विदाउट एनी कंसल्टेशन? कुछ भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक चीज सोचो, जब भी चार्ज रजिस्टर होता है टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके पास होते हैं? बोरोवर के पास, के लेंडर के पास? चार्ज रजिस्टर होता है तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स इज विद द लेंडर, एंड सिंस यू डोंट हैव द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, कैन यू सेल दैट प्रॉपर्टी? नो,
एंड व्हेन यू कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी, कैन एनीबॉडी अक्वायर दैट प्रॉपर्टी? नो। तो इसमें बैंक को तो बीच में लाना ही पड़ता है। यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। सेक्शन 79 करके एक सेक्शन है जो बोलता है कि प्रॉपर्टीज अंडर चार्ज कैन ऑल्सो बी अक्वायर्ड। सेक्शन 79 ऑफ कंपनीज एक्ट है जो बोलता है कि प्रॉपर्टी अंडर चार्ज कैन ऑल्सो बी अक्वायर्ड। ऑलराइट, इफ फ्लोटिंग चार्ज देन यस, ओके। नाउ तो ये एक इंटीमेशन हो जाता है, एज आई सेड, कि तुम बोलोगे कि सर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदा बट मुझे पता नहीं था कि इसके ऊपर चार्ज रजिस्टर था। भाई तेरा गलती है, मैं खुला बोलेगा तेरा गलती है। क्यों पता है क्या? कंपनीज एक्ट क्या बोलता है पता है? कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर चार्ज रजिस्टर हो गया, ठीक है, कंपनी ने एक चार्ज रजिस्टर किया, तो उसका डेटा एमसीए के वेबसाइट पे दिखता है, यस और नो? द आंसर इज यस, स्ट्रेट अवे दिखता है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग गूगल भी करोगे ना तो भी तुम लोग कोई कंपनी का डिटेल डालो, फॉर एग्जांपल इफ यू गूगल इट, अगर ट्राई करना हो, सी दोज हु हैव डन दोज हु हैव द एक्सेस ऑफ दिस एमसीए वेबसाइट, like I know few of them कि they are working as well, तो I know they know the website of MCA। बट अगर तुम लोग ने कभी इस कंपनीज एक्ट के रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया है ना, एक छोटा सा काम बोलता हूँ, फ्री जब हो गए ना तो गूगल करना MCA 21 मास्टर डेटा, ठीक है, यू विल गेट, गूगल में पहला ही लिंक मिलेगा मास्टर डेटा, उसके ऊपर क्लिक करो और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डाल दो, मुकेश अंबानी का कंपनी के नाम का ऐसा आएगा। फर्स्ट कॉलम विल बी नेम ऑफ द कंपनी, सेकंड कॉलम विल बी सिन, अभी तुमको कंपनी का सिन तो पता नहीं होगा तो नाम डाल दो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको सिलेक्ट करो, कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड, वो आड़े टेढ़े अक्षर होते हैं ना जिनका कोई इज्जत ही नहीं होता, वो कैप्चा कोड डालो एंड यू विल डायरेक्टली गेट द डिटेल्स ऑफ रिलायंस। पूरा का पूरा चिट्टा मिलेगा तुम लोग को कि रिलायंस का ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, उसके डायरेक्टर्स कौन कौन है, एंड वो डायरेक्टर्स के कॉलम के नीचे तुमको चार्ज का पूरा लिस्ट मिलेगा। रिलायंस ने अब तक जितने भी चार्जेस रजिस्टर किए हैं सबका लिस्ट मिलेगा। तो क्या, मुझे एक चीज का आंसर दो, क्या ये पब्लिकली अवेलेबल है? यस और नो? क्या ये चीज पब्लिकली अवेलेबल है? अगर मैं बोलता हूं कि एमसीए के वेबसाइट पे स्ट्रेट अवे तुमको दिख जाएगा, कहना ऐसे कि दिस इज पब्लिकली अवेलेबल, यस। तो अगर तुम याद रखना कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार चेक कर लो कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज रजिस्टर हुआ है क्या? नहीं किया, तुम्हारा गलती है। इसलिए इट इज अ रेड हेरिंग कि भाई इस कंपनी के ऊपर चार्ज, सॉरी, इस कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तूने इंक्वायरी नहीं किया ना तो तेरा गलती है, कंपनी का गलती नहीं है। स्ट्रेट अवे इट इज रिटन, तुम लोग मानोगे नहीं, कंपनी लॉ में वेयर यू हैव दिस चैप्टर, वहां पे एक पैराग्राफ स्ट्रेट अवे लिखा गया है, इट इज अ डीम्ड नोटिस टू द होल वर्ल्ड, ऐसा लिखा गया है लिटरली, इट इज अ डीम्ड नोटिस टू द होल वर्ल्ड कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। डीम्ड नोटिस, कोई इंडिविजुअली तुमको नोटिस देने नहीं आया, बट इट इज अ डीम्ड नोटिस के भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू चेक करेगा कि वेदर यू शुड अक्वायर दिस प्रॉपर्टी और नॉट। एंड यस, फाइनल थिंग, तुम चार्ज वाली प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। समवन सेड फ्लोटिंग, नॉट नेसेसरी, फिक्स्ड रहेगा ना तो भी मैं बोलता हूं खरीद सकते हो, बट इन दैट केस मॉडिफिकेशन होगा। तुम लोग को पता है व्हाट इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, के वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। लाइक इफ यू रिमेंबर योर सेक्शन 79, उसमें लिखा है स्ट्रेट अवे दैट सेक्शन 77 विल अप्लाई इन सर्टन केसेस। 77 मतलब क्या? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो 77 मैंने लिख के रखा है दैट इज नथिंग बट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ओके। 79 स्ट्रेट अवे बोलता है कि इट इज एप्लीकेबल, कि कभी भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है ना, मान के चलो उस प्रॉपर्टी का ओनर चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल मैं देखो ध्यान से, तुम लेंडर हो, मैं वो कंपनी हूं, तो तुमने मुझे लोन दिया, मैंने ये क्या बोलते हैं, ये एसेट तुमको दिया, राइट नाउ। अगर एक थर्ड पर्सन ये एसेट खरीदना चाहता है तो क्या मैं पिक्चर से हट गया? सोच समझ के आंसर दो, क्या मैं पिक्चर से हट गया? अगर थर्ड पर्सन ये प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो क्या मैं पिक्चर से हट गया? यस, देयर विल बी द मॉडिफिकेशन, क्योंकि अभी मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं रहा, मैंने ये प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को दे दिया है। डेफिनेटली आई विल बी कंसल्टिंग विद द लेंडर, हाँ, ऐसा उसको चोरी छुपे नहीं करने का, चोरी छुपी किया ना तो फ्रॉड हो जाएगा। लेंडर को कंसल्ट करके यस द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि तुम सोचो अगर तुम लेंडर हो
तुमको किससे मतलब है, प्रॉपर्टी से कि रीपेमेंट से, किससे मतलब है तुम लोगों को, बोलो। मैं दूं या थर्ड पर्सन दे, तुमको किससे मतलब है, रीपेमेंट से मतलब है ना, बस बात खत्म। चाहे मैं दूं या वो दे, देखो ओनर हैज चेंज्ड, तो ये होता है मॉडिफिकेशन। ये बोला गया है सेक्शन 79 में। ये सेक्शन 79 बोलता है कि अगर ऐसा कुछ जोल जपाट होता है कि ओनर चेंज हो गया, ये वो ट्रांजैक्शन हुआ, तो 77 फिर से फॉलो कर, मॉडिफिकेशन का एप्लीकेशन डाल या एक्विजिशन का एप्लीकेशन डाल, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, एंड यस मैं हट जाऊंगा, मेरे जगह पे वो थर्ड पर्सन आ जाएगा। नाउ दैट थर्ड पर्सन इज गोइंग टू रीपे यू द मनी, दैट इज अलाउड। ओके, नाउ आगे बढ़ते, इट इंटीमेट्स the person acquiring the property so charge is created। ये पॉइंट हो गया, intimates मतलब it informs, it is a intimation to the company कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, तो तू अगर ले रहा है इस प्रॉपर्टी को, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करना। ओके, नाउ रेड हेरिंग। नाउ रेड हेरिंग, सी रेड हेरिंग इज अ वर्ड, ठीक है। नाउ एक चीज और, अभी रेड हेरिंग का अगर तुम मतलब पूछ रहे हो, तो रेड हेरिंग है ना एक वर्ड है, इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड सम अदर मीनिंग, क्योंकि इंग्लिश में रेड हेरिंग थोड़ा अलग ही लेवल पे जाता है। सो अगर गूगल करके देखोगे ना तो तुमको रिलेट नहीं कर पाओगे। यू रिलेट इट विद कंपनीज एक्ट, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के पॉइंट पे कि भाई इसका प्राइस बैंड वगैरह फिक्स नहीं है। क्योंकि मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दे रहा हूं ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई देयर इज गोइंग टू बी अ बिडिंग। तुम बोलोगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 100 रुपए का शेयर दे दो, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। देयर इज अ प्राइस बैंड, रेंज होता है, बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो देयर इज अ रेंज, 100 रुपए से लेके 120 रुपया, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है वैल्यू, बिडिंग होता है, तो मैं भी नहीं बोल सकता फिलहाल। तो ये मैंने एक इंटीमेशन देके रखा है ना। सेम वे चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी एक रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इंटीमेशन गिवन। ओके, रेड हेरिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इंटीमेशन गिवन कि भाई अगर तू ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है ना तो खरीद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है वो तुझे फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ modification into this charge। all right, now see the next para, purpose and objective of search and status report, right। अभी intro we have not discussed this para, but इसका कुछ चीज तो इंट्रोडक्शन में ही कवर हो गया, right। the main objective is to help the lenders and investors, यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा ये प्रोस्पेक्ट हो जाता है कि भाई सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालो कंपनी का। बड़ा देखो एज अ नॉर्मल शेयर होल्डर, तुम लोग अगर 15-20 हजार के शेयर खरीद रहे हो और बोलोगे हाँ सर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकाला, तो मैं पहले हंसूंगा, क्योंकि सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालने का ही खर्चा आ जाएगा तुम लोग को। तो 15-20 हजार के इन्वेस्टमेंट में तुम लोग 5-6 हजार का खर्चा कर रहे हो, तो वो तो इट इज नॉट फेयर इनफ। इफ यू आर मेकिंग समथिंग ह्यूज, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालोगे तो मुनासिब होगा। ऑलराइट, it gives lenders and investors an insight into the company through its history and provides all the necessary details of the company and its director, as well as credit history of the company and its directors। okay, it helps the lenders and investors to take rational decisions on quantum of loan investment, sufficiency of security and its nature and other such requirements। so ये पैराग्राफ के ऊपर मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं डालूंगा, this is nothing but what we have done in introduction। okay, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी सिमिलर ही होने वाला है। The main objective of search and status report is to help the lenders and investors to take an informed decision। देखो आंख informed decision का उल्टा बोलता हूं, आंख बंद करके decision नहीं लेना है। You should be aware what decision you are going to take। इसको बोला जाता है informed decision। It gives lenders, investors an insight into the company through history and all the details of company directors वगैरह वगैरह, right। Rational decision, same point फिर से आ रहा है, जाने दो। Now just in case I would like to show you, अभी मैं बात ही कर रहा था तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ MCA 21, जो मैं चार्जेस के बारे में बात कर रहा था। सी MCA 21, इफ आई ओपन द वेबसाइट, यहाँ पे MCA सर्विस, कंपनी मास्टर डेटा, व्यू, देखो यहाँ पे व्यू कंपनी मास्टर डेटा, एज आई वाज सेइंग।
अभी मैं यहाँ पे रिलायंस का नाम डालता हूँ, राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो सर्च करूंगा तो मुझे दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड ये सिन आ गया ऑटोमेटिकली। अभी ये लसीस डालना पड़ेगा मुझे, LASISH। अभी ये मैंने सर्च किया। नाउ सी दिस इज जस्ट द बेसिक डिटेल्स ऑफ रिलायंस, सब पूरा देखो, उसका सिन नंबर क्या है, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, ये वो, ये देखो चार्जेस का डिटेल्स आ गया, पॉइंट जो मैं तुम लोग को बता रहा था। तो देखो अभी ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि करोड़ों हजार करोड़ होंगे पता नहीं। देयर आर मेनी चार्जेस, सी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने रुपए का था, मतलब अभी 200 करोड़ कुछ तो है, आई डोंट नो। क्लोज 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 मतलब क्या, रीपे कर दिया है। अगर किधर एक्टिव लिखा है तो अभी तक रीपे करना बाकी है। वी विल सी इज देयर एनी एक्टिव लोन। देखो यार ओपन, इफ यू सी देखो यहाँ पे वर्ड ओपन लिखा है, मतलब ये लोन अभी भी चल रहा है, रीपे नहीं हुआ, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन स्टार्ट विद दिस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। ओके, यूजफुल होता है ये, चार्जेस वगैरह तुम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ओके, नाउ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पे जाते हैं। ऑलराइट, नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है फॉर बैंक्स। क्यों बैंक? क्योंकि आजकल तुम लोग ने काफी फ्रॉड्स के बारे में सुना है, काफी स्कैम के बारे में सुना होगा। बैंक ऐसे ही, मतलब अभी तो ये बहुत कम हो गया, बट फॉर एग्जांपल ये विजय माल्या का ले लो, हर्षद मेहता का जो तुम लोग ने स्कैम का अगर सीरीज देखा हो तो वो ले लो। समवेयर डाउन द लाइन बैंक्स वेर कनेक्टेड इन द फ्रॉड एज वेल, क्योंकि बैंक्स के साथ छेड़खानी हो गया था। अभी वो बैंक उसमें मिले हुए थे कि नहीं मिले हुए थे, अपने को वो सोचने की जरूरत नहीं है कि वो विजय माल्या ने बैंक को बेवकूफ बनाया कि हर्षद मेहता ने बैंक्स को बेवकूफ बनाया। दैट इज नॉट द क्वेश्चन, बट द मेन थिंग इज बैंक अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालता है, राइट। कोई भी अभी इंडिविजुअल का सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट नहीं निकालेगा, वो भी मैं बोल देता हूं। हाँ, तुम बोलोगे सर मुझे लोन चाहिए, तो क्या बैंक मेरा सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालेगा? मैं बोलूंगा तेरा डेटा किधर है, तेरा डेटा है क्या किधर, तेरा नाम, एड्रेस, चल वो मिल गया, तेरा कौन सा तूने लोन लिया है, ये वो सब नहीं निकालेगा। हाँ, वो एक चीज खाली देखेगा, तेरा सिविल रेटिंग। अगर तेरा सिविल रेटिंग खराब है मतलब वो समझ जाएगा कि तू कहीं ना कहीं डिफॉल्ट किया है, राइट। बट यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल को लोन देने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग कंपनी को लोन देने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो एक बैंक कंपनी को लोन देना चाहती है तो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट उस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ सी क्या बोला गया इसके अंदर। Search and status report are basic tools for banks to know the viability of their customers who approach the bank for cash credit limits, term loans or otherwise. The sole motto of the bank is to provide loans against interest. Hence, knowing the current position of the assets being pledged by the companies become important, and only way to know whether such property is already pledged to some other bank or not is the search report. आ गया पॉइंट। सर्च रिपोर्ट निकालता अभी मैं रिलायंस का, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिया हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। इफ यू सी नाउ ये जो दिख रहा है इसके ऊपर 41,25,000। ओके, अभी सपोज ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी था जो भी है, राइट, तो अगर इस सेम प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे ये लोन लेना होता तो क्या इस प्रॉपर्टी को इस लोन को क्लोज कर दिया गया है, ये चेक करना जरूरी है। क्योंकि अगर जैसे कि वो ओपन वाला मैंने तुम लोग को दिखाया, किधर गया, अभी ये ओपन वाला है, राइट, मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट बीइंग प्लेज्ड, ठीक है। तो ये जो ओपन कैटेगरी है, जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टी हो, राइट, लेट अस से कि रिलायंस का एक प्लांट इज द सिक्योरिटी गिवन बाय रिलायंस फॉर दिस ओपन लोन व्हिच इज टेकन ऑन 24th June 2020। ऑलराइट, नाउ इन दैट केस अगर मुझे वही प्रॉपर्टी के रिलेटेड लोन देना था, रिलायंस मेरे को बोलता है कि सर ये लो मेरा जामनगर वाला प्लांट एग्जांपल, एंड अगर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में नहीं निकालता तो मुझे पता नहीं चलता कि जामनगर वाला प्लांट के ऊपर ऑलरेडी सिक्योरिटी करके रखा है, ठीक है। मान के चलो मैं आईसीआईसीआई बैंक, बराबर, रिलायंस ने एचडीएफसी से ऑलरेडी 1000 करोड़ का लोन लेके रखा है और रिलायंस ने सिक्योरिटी में जामनगर वाला रिफाइनरी रखा है। फिर रिलायंस आता है आईसीआईसीआई के पास, बोला मेरे को, मैं आईसीआईसीआई, मुकेश भाई मेरे को बोलता है कि सर जामनगर वाला प्लांट अपना रेडी है, सिक्योरिटी में देता हूं, लोन दोगे क्या 2000 करोड़ का? मैं बोलेगा देगा ना भाई, क्यों नहीं, लेकिन रुक जा, पहले मेरे को सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालने दे,
क्योंकि तू शायद झूठ बोल सकता है लेकिन तेरा रिपोर्ट झूठ नहीं बोलेगा, बराबर के नहीं? लाइक फॉर एग्जांपल, अभी आजकल कोविड का सीन चल रहा है बहुत सारा, तो तुमको अगर खांसी आता है तो नहीं नहीं नॉर्मल खांसी, बहुत सारे जन ऐसा होता है, मला काही नाही झालं मी तर असंच बाहेर फिरतो, नॉर्मल खांसी है, वर्षा नहीं येते मला, जो भी है, यू विल बी लाइक दैट। लेकिन अगर टेस्ट किया तो पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ये कोविड रिलेटेड सिम्टम है कि नहीं, तो रिपोर्ट शायद झूठ नहीं बोलेगा, तू झूठ बोल सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर भी मुकेश भाई को वही बोलता है कि रुक जा, तेरे को मैं लोन देगा 2000 करोड़ क्या 2500 का देगा, लेकिन पहले मुझे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकालने दे। तो रिलायंस के असेट्स के ऊपर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाया जाएगा, एंड अगर पता चला कि ये जामनगर वाली रिफाइनरी पे एचडीएफसी ऑलरेडी 1000 करोड़ का कोटा रख के बैठा है, तो भाई मैं सावचेती में लोन देगा, मैं देखेगा कि अरे ये तो पहले लोन लेके बैठा है, कल को अगर लोचा होता है तो पहले एचडीएफसी अपना 1000 करोड़ लेके जाएगा, बाद में अगर कुछ पैसा बचा तो मैं शायद रिकवर कर पाऊंगा ना। तो ये सीन ना हो, इसीलिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए? बैंक्स के लिए। समझ में आ रहा है तुम लोग को व्हाई दिस इज नेसेसरी फॉर बैंक? ये रिलायंस वाला एग्जांपल तुम लोग को क्लियर हुआ जो मैंने दिया एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का, बराबर? गुड। हाँ एंड हाँ एक चीज बता, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पता है तुम क्या, डू यू नो दैट एक प्रॉपर्टी के ऊपर 2 जन चार्ज क्रिएट कर सकता है? आर यू अवेयर अबाउट इट? ऐसा नहीं है कि जामनगर का रिफाइनरी, सपोज जामनगर की रिफाइनरी का वैल्यू है 5000 करोड़, ठीक है, जामनगर का जो रिफाइनरी है, जामनगर इज अ सिटी इन गुजरात, वहां पे रिलायंस का ऑयल रिफाइनरी है, तो अगर उसका एक्चुअल वैल्यू है 5 करोड़, एचडीएफसी 1000 करोड़ का लोन लेके बैठा है, क्या आईसीआईसीआई 2000 करोड़ का लोन देगा? बोलो, सोच के बोलो, लोन देगा? वो देगा बिंदास, क्योंकि भाई 5000 का एसेट है, अगर एचडीएफसी 1000 करोड़ लेके भी जाता है तो भी 4000 करोड़ बचा ना, मेरा पैसा सेफ है। तो ये सब कब पता चलेगा? सोचो, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट निकाला तभी पता चलेगा ना, अगर सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट ही नहीं होता तो क्या पता चलता? कुछ भी नहीं, राइट? नाउ following basic information about existing loans taken by the company can be assessed through such reports। देखो आ गया पॉइंट, कलर चेंज कर देता हूं जरा मैं। The following information about existing loans taken by the company is given by the company secretary through such reports। भाई ये रिपोर्ट कौन बनाने वाले? तुम लोग बनाने वाले हो। सोचो, मुकेश अंबानी तुम्हारे पास आएगा कि फॉर एग्जांपल गुजराती हूँ, मोटा भाई આપણે લોન જોઈએ છે, मतलब लोन चाहिए, राइट? तो तुम लोग उसको बोलो कि हाँ मोटा भाई, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना के देंगे हम लोग, बाद में तुमको लोन मिलता है तो ले लो। बैंक मांगे उसके पहले तुम ही लेके चले जाओ कि भाई ये रहा देखो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। यू कैन डू दैट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी का थप्पा लगता है। एंड हाँ, तुम लोग कोई गलत काम करने नहीं बैठे हो, ठीक है? हाँ, फिर भी अपनी बैंक अपनी तसल्ली के लिए खुद निकालना चाहे तो निकालने दो, वो उसका खर्चा है। ओके, दैट इज व्हाई कंपनी सेक्रेटरी का जॉब बैंक में भी बहुत फ्रूटफुल होता है। डोंट थिंक कि तुम लोग अगर कंपनी सेक्रेटरी हो तो खाली प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड लिमिटेड में ही, सॉरी लिस्टेड लिमिटेड क्या बोल रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी में ही खेलोगे। इट इज लाइक इवन बैंक्स नीड यू, ये चीज याद रखना।